हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार शर्मा, लेक्चरर जूलॉजी महर्षि गौतम कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जूलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इस जूलॉजी के अंदर 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, मीन्स इन्वर्टिब्रेट्स या अकशेरुकियों के संरचना एवं कार्य का अध्ययन। सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का होता है। इसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन। और थर्ड पेपर आता है जिसके अंदर 3 यूनिट हैं, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है प्रतिरक्षा विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जैविकी, और बायोटेक का मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। आज हम इस इम्यूनोलॉजी या थर्ड पेपर के इम्यूनोलॉजी यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, मीन्स कि इम्यूनोलॉजी का परिचय। प्रतिरक्षा विज्ञान का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले एक वर्ड आता है इम्यूनोलॉजी, जो यूनिट का नाम है, इसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र एवं उसकी घटकों का अध्ययन किया जाता है, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी का फादर एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को कहा जाता है। इस सेंटेंस या इस पूरी डेफिनेशन में एक वर्ड आया, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, मीन्स प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अब इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है इम्यूनोलॉजी में, तो इम्यून सिस्टम होता है ए सिस्टम इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अपने शरीर में पाया जाने वाला ऐसा कोई सिस्टम जो अपनी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। अपनी बॉडी में बहुत सारे लगभग 13 सिस्टम हैं, उनमें से इम्यून सिस्टम कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की सेल्स मिलकर आपस में इम्यून सिस्टम बना लेती हैं। तो इम्यून सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम जो अपने को इम्यूनिटी देता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या चीज़ है? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, इससे वर्ड निकलता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है एन एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी विच फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। एन एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी विच फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। अपने शरीर की ऐसी कोई क्षमता जो बाहरी रोग कारकों के विरुद्ध लड़ती हैं या उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाती हैं, उसको अपन कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी पैथोजन का मतलब आता है फॉरेन पैथोजन का। पैथोजन का मतलब होगा डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। ऐसे बाहरी कारक जो अपने शरीर में प्रवेश करके अपने अंदर डिजीज कोज करते हैं, उनको अपन पैथोजन्स कहते हैं। एक वर्ड आता है, नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को एक वर्ड और कह सकते हैं ट्रॉमा। एंट्री ऑफ पैथोजन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। कि मतलब पैथोजन का अपनी बॉडी के अंदर एंटर होना कहलाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर पैथोजन अपनी बॉडी में आता है। तो पैथोजन होता क्या है? पैथोजन के अंदर पैथोजन की सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं, जिनकी वजह से अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। तो पैथोजन फॉरेन होते हैं। फॉरेन पैथोजन के एग्जांपल्स में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। इसके अलावा एल्गी से भी हो सकती है कुछ डिजीज, माइकोप्लाज्मा से भी होती हैं। पैथोजन अपनी बॉडी के भी हो सकते हैं, कुछ अपनी बॉडी के ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, RH एंटीजन, MHC एंटीजन, इनके अगेंस्ट भी कभी कभी एंटीबॉडी बन जाती हैं, उनको अपन सेल्फ एंटीजन कहते हैं। और इन माइक्रोब्स के ऊपर पाए जाने वाले जो एंटीजेंस होते हैं उनको कहते हैं फॉरेन एंटीजेंस। जनरली इम्यूनिटी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इनबोर्न इननेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी जन्मजात का मतलब बच्चा अपने मम्मी पापा से ही लेके आता है, उसके अंदर डेवलप नहीं होती है, ये इननेट होती है, मतलब जन्म से ही डेवलप्ड होती है। सेकेंड टाइप की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा।
स्पेसिफिक को विशिष्ट कहते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा किसी एनिमल के अंदर उसकी बर्थ के बाद जब उसकी बॉडी के अंदर किसी कोई स्पेसिफिक टाइप का पैथोजन एंटर होता है तब उसके अंदर इस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है। फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इट डेवलप फ्रॉम बर्थ। इस प्रकार की प्रतिरक्षा जन्म से ही उत्पन्न या बन जाती हैं और इस प्रकार की प्रतिरक्षा जन्म के बाद जब उसके अंदर पैथोजन एंटर होता है तब ही डेवलप होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है पैथोजन नॉन स्पेसिफिक। यह प्रतिरक्षा किसी स्पेसिफिक पैथोजन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि पैथोजन है या दूसरा कोई है, तो ये नहीं कर सकता है, जबकि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। हर स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, वो होती है अर्जित प्रतिरक्षा में। नेक्स्ट डिफरेंस आता है नो मेमोरी। इससे रिलेटेड कोई मेमोरी होती है। नो मेमोरी का मतलब इससे रिलेटेड कोई जीन्स नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड जीन्स होते हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडी बनती है। नेक्स्ट है अकर इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजन। जब बॉडी के अंदर पैथोजन नहीं है तब भी इस प्रकार की इम्यूनिटी अपनी बॉडी में है। इसका एग्जांपल आएगा स्किन। जिसे स्किन अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का पैथोजन एंटर नहीं हो रहा तब भी प्रेजेंस है, और इसके अंदर अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, मतलब एंटीबॉडी तभी बनेगी तब अपनी बॉडी में पैथोजन एंटर होता है। तो यह पैथोजन के एब्सेंस में भी होती है, बट ये सिर्फ प्रेजेंस में ही मिलती है। कैन नॉट डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस। यह जो स्किन है या इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वह सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंट नहीं कर सकती, मतलब कि अपनी बॉडी के एंटीजेंस और बाहर के एंटीजन, जो इसेंशियल है उसको भी रोक देती है, जो नॉन इसेंशियल है उसको भी रोक देती है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस। मतलब कि अपनी बॉडी के एंटीजन जैसे RH एंटीजन है, ब्लड ग्रुप एंटीजन है, इनके और बाहर के एंटीजन आने वाले उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो सब में मिलती है, इनवर्टिब्रेट्स में मिलती है, वर्टिब्रेट्स में मिलती है, मतलब कि सभी एनिमल्स में मिलती है। बट इस प्रकार की इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही मिलती है। अब हम इम्यूनिटी के दो टाइप पढ़े थे, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें से इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एक्सटर्नल और सेकंड है इंटरनल। एक्सटर्नल को कहते हैं बाहरी प्रतिरक्षा, बाहरी जन्मजात प्रतिरक्षा। सेकंड है आंतरिक जन्मजात प्रतिरक्षा। आंतरिक जन्मजात प्रतिरक्षा के अंदर 3 एग्जाम्पल्स आएंगे। पहला आता है फैगोसाइटोसिस, सेकंड फीवर और तीसरा आता है इंटरफेरोन्स। फैगोसाइटोसिस को हिंदी में कहते हैं बक्सकाणु नाशन, नेक्स्ट फीवर और नेक्स्ट इंटरफेरोन है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले एक्सटर्नल इम्यूनिटी पढ़ते हैं। एक्सटर्नल इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट होता है फिजिकल बैरियर। दो चीज़ें आएगी एक्सटर्नल में, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। पहला आता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स के अंदर भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, पहला स्किन और सेकंड है म्यूकोजल लेयर। पहला आता है स्किन। स्किन एक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी देती हैं और जन्म से ही आती है और अपनी बॉडी के बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर और एक्सटर्नल है और जन्मजात है। इसके अंदर स्किन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट आता है स्किन इम्परमिएबल होती है। कारण है कि इसकी सेल्स होती हैं वो केराटिनाइज्ड डेड सेल्स होती है, मीन्स कि सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से सेल्स डेड हो जाती है। और इन सेल्स के बीच बीच में एक स्पेसिफिक टाइप के जंक्शन मिलता है, उसको कहते हैं टाइट जंक्शन। और उस टाइट जंक्शन के बीच के जो सीलिंग एलिमेंट्स के रूप में हाइलोरोनिक एसिड मिलता है। हाइलोरोनिक एसिड भी वाटर इम्परमिएबल होता है। इस वजह से स्किन से कोई भी चीज़ आर पार नहीं हो सकती, चाहे वो पैथोजन हो चाहे वाटर हो, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स के अंदर जो इस प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ है वो प्रोटीन इम्परमिएबल है, इसलिए। नेक्स्ट आता है म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर की प्रॉपर्टी भी सेम है, बट इम्परमिएबल भी है, ये टाइट जंक्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर केराटिन प्रोटीन नहीं है। हाइलोरोनिक एसिड है लेकिन केराटिन प्रोटीन नहीं है। यह लेयर कहाँ मिलती है? स्किन तो अपनी बॉडी के आउटर साइड में मिलेगी, लेकिन अपनी बॉडी की जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, जैसे माउथ है, नोज़ है,
एनएस है, जो भी गैस्ट्रो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इन सब के अंदर की साइड में जो लेयर मिलती है उसको म्यूकोसल लेयर कहते हैं। म्यूकोसल लेयर से भी किसी प्रकार का पैथोजन नहीं अपनी बॉडी में जा सकता है। जैसे अपन पैथोजन को खा भी जाए तो पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की ओर म्यूकोसल लेयर है वह नहीं उसको एंटर होने देती है। इसके एग्जांपल्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कि अपना आहार नाल वाला पार्ट, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन वाला, और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिजिकल बैरियर के बाद में सेकंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर अपनी बॉडी की कुछ ग्लैंड्स आती हैं, उन ग्लैंड्स के से स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस सीक्रेट होता है। उस सब्सटेंस के अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से उस माइक्रोब्स की डेथ हो जाती है। जैसे पढ़ते हैं सबसे पहले अपन, पहली ग्लैंड आती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पसीना ग्रंथियाँ। अपनी बॉडी पर पसीना ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे उसका सिक्रीशन है स्वेट, पसीना सिक्रेट होता है। वो पसीने के अंदर लाइसोजाइम और IgA टाइप की एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी का नाम है IgA। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, और A टाइप की एंटीबॉडी है इसकी वजह से उस ये दोनों लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी के ऊपर है पसीने के वजह से वह मर जाएगा या उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड आती है टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड जो आइस में मिलती है, हिंदी में कहते हैं इनको अश्रु ग्रंथियाँ। इनसे सीक्रेट होता है अश्रु या आंसू सीक्रेट होते हैं, और आंसू के अंदर लाइसोजाइम भी होता है और म्यूरामिडेज एंजाइम मिलता है। म्यूरामिडेज एंजाइम, म्यूरामिडेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर एक एसिड होता है म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड का डाइजेशन भी कर देता है एंजाइम, और लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इन दोनों की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है आंसू से। नेक्स्ट थर्ड आती है बॉमन ग्लैंड्स। बॉमन ग्लैंड्स नाक के अंदर होती है, उनसे सीक्रेट होता है म्यूकस, एक चिपचिपा सब्सटेंस सीक्रेट होता है अंदर इंटरनल नोज के अंदर मिलती हैं। तो इन म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और यह ग्लाइकोप्रोटीन बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को चिपका लेता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है इनएक्टिव हो जाता है उसके बाद में। नेक्स्ट आती है फोर्थ है सेरोमिनस ग्लैंड्स। सेरोमिनस ग्लैंड्स कान के अंदर मिलती है, ईयर्स में मिलती है। सेरोमिनस ग्लैंड से सेरोमिन का सिक्रीशन होता है, और सेरोमिन भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। जब भी कान के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई माइक्रोब्स पे एंटर होता है तो वह सेरोमिन से चिपक जाता है, और सेरोमिन से चिपकने के बाद वो वापस आगे अंदर अंदर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स मुंह में आके खुलती है, जिनको हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से लार का सिक्रीशन होता है, और लार के अंदर IgA एंटीबॉडी के साथ साथ में लाइसोजाइम प्लस थायोसाइनेट केमिकल होता है, ये मिलता है। ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, IgA एंटीबॉडी की वजह से भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, और लाइसोजाइम भी एंटीबैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड्स। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी अंदर की इंटरनल ओपनिंग्स है उनके अंदर जो भी इससे पहले पढ़ी थी म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स मिलती है। म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और वह भी बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, मतलब कि बैक्टीरिया को चिपका लेता है, फिर बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा दो और भी हैं कि इन सब से एंटर ना होकर यदि माइक्रोब वेजाइना के थ्रू अंदर चला जाए तो क्या होगा, तो वेजाइना के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड बनाई जाती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से भी पैथोजन अंदर की ओर नहीं जा सकता, तो उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ यूरिन। बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट से भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिन है, इसमें जो भी यूरिन है वह यूरिन एसिडिक है। एसिडिक की वजह से बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है। इंटरनल इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर फर्स्ट होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हिंदी में भक्षकणोनाशन भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है डायरेक्ट इनगल्पिंग ऑफ फॉरेन पैथोजन बाई फैगोसाइट्स। अपनी बॉडी में कुछ ऐसी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती हैं जो पैथोजन को डायरेक्ट ही निगल लेती है, उनको कहते हैं फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स के अंदर
दो चीज़ें आती हैं, दो सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जो अपने ब्लड में होती हैं। अब क्या होता है, इसकी पूरा सीक्वेंस किस तरह से होता है। पहला है, सबसे पहले जब पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर होता है तो उसको इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, ट्रॉमा भी कहते हैं। जब पैथोजन अपनी बॉडी की किसी स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के अंदर आता है तो उस दौरान उस कंडीशन में अपनी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में सेल्स है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो WBC है, वो सेल्स सबसे पहले एक्टिवेट होगी, रोलिंग करेगी। सबसे पहली स्टेप आती है रोलिंग। रोलिंग के पास बाद में ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम होती है उसके पास में जाके चिपक जाती है, इसको कैप्चर कहते हैं। जो इनिशियल एडेशन होता है उसको कैप्चर कहते हैं। उसके बाद में एडेशन एंड एक्टिवेशन, जैसे ही इसके अंदर टाइटली बाइंड हो जाती है इसकी एंडोथेलियम से, तो उसको एक्टिवेट भी हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद में उसके अंदर स्प्रेडिंग होती है। स्प्रेडिंग का मतलब होता है वह अपनी शेप चेंज करके फैल जाती हैं, उसको कहते हैं स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग के बाद में लास्ट स्टेप आती है, इसको ब्लड वेसल्स के ऊपर पाए जाने वाले कुछ अल्ट्रापोर्स होते हैं। अल्ट्रापोर्स से यह सेल्स जो न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, वह ब्लड वेसल्स से अल्ट्रापोर से होते हुए टिश्यू में आ जाती हैं। टिश्यू में आती है, इस स्टेप को कहते हैं डायएपेडेसिस। डायएपेडेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको एक वर्ड और कहते हैं एक्स्ट्रावेसेशन, कि ब्लड वेसल से बाहर निकलना कहलाता है डायएपेडेसिस। डायएपेडेसिस जब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स में होता है तो ये फोगोसाइट्स यहाँ आ गई। जब भी न्यूट्रोफिल आती है डायएपेडेसिस करती है तो उसको माइक्रोफेज कहते हैं, और जब भी मोनोसाइट आती है टिश्यू के अंदर तो उसको मैक्रोफेज कहते हैं। तो फेगोसाइट्स दो टाइप की होती है, माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेज। उसके बाद में यह फेगोसाइट्स टिश्यू में जो आया पैथोजन है उसके पास जाती है और उसको इनगल्प कर लेती हैं। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फेगोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, एंडोसाइटिस दो टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। यदि पैथोजन सॉलिड है तो वह फेगोसाइटोसिस होगा, लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस होगा। तो यहाँ सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वह इनगल्प करती है। उसके बाद वाले स्टेप के अंदर इस सेल के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम हैं, जो लाइसोसोम इस फेगोसोम से जुड़ जाते हैं। तो फेगोसोम से जब लाइसोसोम जुड़ते हैं तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से उस पैथोजन का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद में ये डाइजेशन हो जाता है तो स्टार्टिंग में जो लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फेगोसोम है। फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम जुड़ते हैं तो बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तब बनता है टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम के बाद में जो उस पैथोजन के डाइजेशन से बना जो डाइजेस्टिव फूड है वो तो डिफ्यूज हो जाता है इस फेगोसाइट्स में, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो वापस रिलीज हो जाता है, उसको कहते हैं अनडाइजेस्टिव फूड। इस स्टेप को कह सकते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस, ये होता है। अपन ने फेगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म तो पढ़ ली, बट फेगोसाइट्स के बारे में बताना है कि फेगोसाइट्स कौन सी सेल्स होती है, क्या होती है। ऐसी सेल्स जो पैथोजन को इनकल्प करती है उनको फेगोसाइट्स कहते हैं। फेगोसाइट्स कहाँ होती है? फेगोसाइट्स ब्लड में भी हो सकती है, टिश्यू में भी हो सकती है। ब्लड की फेगोसाइट्स के नाम हैं, पहले आती है न्यूट्रोफिल्स और सेकंड है मोनोसाइट्स। दोनों ही WBC हैं। न्यूट्रोफिल को माइक्रोपोलिसमैन ऑफ द ब्लड कहा जाता है, उसी के साथ मोनोसाइट्स को मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द ब्लड कहा जाता है। जब भी पैथोजन आता है ब्लड के अंदर ये दोनों ही पैथोजन को पकड़ लेती है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो एंड मैक्रोपोलिसमैन। जब ये दोनों ही सेल्स ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम से होते हुए जब टिश्यू में जाती हैं डायएपेडेसिस करती हैं, जब न्यूट्रोफिल आती है तो उसको माइक्रोफेज कह देंगे, और जब मोनोसाइट आएगी तो उसको मैक्रोफेज कह देंगे। माइक्रोफेज और मैक्रोफेज कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैक्रोफेज के। मैक्रोफेज दो टाइप की होती है, फिक्स्ड मैक्रोफेज और वंडरिंग या मोबाइल मैक्रोफेज। फिक्स्ड का मतलब ये हमेशा ही किसी स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर मिलती है, और वंडरिंग जो होती है मोबाइल वाली जो मैक्रोफेज होती है, जब पैथोजन टिश्यू के अंदर एंटर होता तभी यह मोनोसाइट्स डायएपेडेसिस करती है और तभी उस टिश्यू में आती है, तो उनको कहते हैं वंडरिंग मैक्रोफेज। फिक्स्ड के दो एग्जांपल्स ये हैं, लिवर के अंदर जो सेल्स मिलती है उनको कहते हैं कुपर सेल्स। कुपर सेल्स
फिक्स्ड मैक्रोफेज का एग्जाम्पल है, और स्प्लीन के अंदर रेटिकुलर सेल्स होती हैं, वो भी फिक्स्ड मैक्रोफेज है। नेक्स्ट, वंडरिंग मैक्रोफेज, हर एक बॉडी के हर एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर एक मैक्रोफेज मिलती हैं। जैसे एग्जांपल्स में बोन की ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज की कॉन्ड्रियोक्लास्ट, किडनी की मेसेंग्लियल, प्लेसेंटा की हॉपर सेल, डर्मिस के अंदर लैंगरेन सेल, लंग के अंदर डस्ट सेल, ब्रेन की माइक्रोग्लिया एक्सेट्रा। हर सेल की एक स्पेसिफिक सेल होती है।